यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जो पेशे से किसान भी हैं, सरकारी मुलाजिम भी रहे हैं और लोकसभा का 2 बार सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के काफ़ी खास हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चारों जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उसमें किस तरह से जो है सामंजस्य बिठाया जाए ताकि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो। तो आइए मिलते हैं योगेश दहिया साहब से। नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि देश जब आज़ाद हुआ तो जिन लोगों ने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो लोग तो ये सोचते थे कि जब अंग्रेज़ों के शासन से हम लोग अपने देशवासियों को मुक्त करा देंगे तो सब लोग अपना संविधान बनाकर और एक शान से आज़ादी का जीवन जिएंगे। क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता आज़ादी के मतवालों की जो कसौटी रही होगी उस पर खरे उतरे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। न्यायपालिका की अगर बात करें तो देश आज़ादी से पहले पूरा मुल्क 2 चीज़ों से बड़ा परेशान था। एक तो कोर्ट कचहरी से और एक साहूकारों से। आपने अगर पृथ्वी सिंह बेधड़क को भी सुना होगा, भजनी जो थे, वो कहते थे आने दो आज़ादी, वकील लोकाट बेचेंगे और ये साहूकार चाट बेचेंगे। तो बड़ी लोगों में ये थी कि हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा कानून हो गया, हमारा सिस्टम होगा और हम लोग जो है इनसे प्राइवेट मनी लेंडर से और इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर आ जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो सिस्टम बद से बदतर होता चला गया। चाहे आप अपना ये कहें कि जुडिशरी रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे आप मीडिया रिफॉर्म्स की बात करें, हर जगह सिस्टम इतना त्रस्त है कि पूरे का पूरा ओवरहाल करने की ज़रूरत है और अब तो लोगों को सब चीज़ों से विश्वास उठ ही गया। सर, ये बताइए कि आप जैसे लोग जो वास्तव में जो है चाहते हैं कि समाज सुधरे, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो, लोगों के मूल अधिकारों का हनन ना हो, उनको अच्छा जीवन जीने को मिले, और आप जैसे लोगों ने और आप जैसे बहुत बुद्धिजीवी और प्रभावशाली लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया और आप अभी भी उसमें हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, रणनीति है, उनके तौर तरीके हैं, उससे देश जो है सही दिशा में पहुंचेगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि आम आदमी पार्टी को बने हुए भी 10 साल हो गए हैं। दिल्ली में 3 बार सरकार हो चुकी है, पंजाब में सरकार है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका भी अभी केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र का एक मसला है। जुडिशरी पूरी तरह से सेंट्रल इशू है। आपका ब्यूरोक्रेसी है, दिल्ली में हम भले ही इसको राज्य कहें, लेकिन है तो केंद्र शासित राज्य, और आपने देखा है कि उस सिस्टम में एलजी ने कितना बड़ा खेल किया हुआ है। आज भी पता नहीं अभी क्या हाल वो करेंगे मेयर के चुनाव का। लेकिन ये सच है कि भ्रष्टाचार ने और इस जो आम आदमी कहता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, उसका इन्वॉल्वमेंट होने से सिस्टम बुरी तरह से त्रस्त है। और हमें विश्वास है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो जब भी करेगा काम जरूर करेगा। शुरू की टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चे को भी दांत निकलते हुए दस्त और होती हैं, तो इस तरह की कुछ समस्याओं से आम आदमी पार्टी में भी शायद हो सकता है, लेकिन पूरा विश्वास है कि हाँ, जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा और नया सवेरा आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। केजरीवाल जी बिजली, पानी और डीटीसी और तरह तरह की जो रेवड़ियां बांटते हैं उससे हमारे नागरिकों का दोहन होता है और आत्मनिर्भर होने के बजाय समाज पंगु होता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने को चाहे प्रधानमंत्री जी कहें या कोई भी कहे, वो बात कहने के बाद जुमलेबाजी भी करते हैं। खुद ये बताते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन खिला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्री बांट रहे हैं, वो सौभाग्य योजना फ्री बांटते हैं, वो उज्ज्वला योजना, हर चीज़ में तो वो फ्री बांटते हैं। इससे बड़ी बात ये है कि जो मैं दिल्ली के मॉडल की बात करूं, 2013 में जब सरकार बनी थी तो कई हजार करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली के ऊपर था। आज चाहे महालेखाकार की रिपोर्ट आप देख लीजिए या किसी की, दिल्ली एकमात्र पूरे देश में ऐसा राज्य है जो मुनाफे के बजट में चल रहा है। अगर आप देश की बात करें तो 67-68 सालों में देश के ऊपर 55,000 करोड़ का कर्जा हुआ था, लेकिन पिछले 8 साल में वो कर्जा 1 लाख करोड़ बढ़कर अब करीब 1,50,000 करोड़
देश के ऊपर कर्जा हो गया। अगर प्रधानमंत्री जी फ्री नहीं बांट रहे हैं, वो अपने दोस्तों को नहीं बांट रहे, तो ये 8 साल में 1 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ, जो आम आदमी की जेब से अब देश को देना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जो है ज्यादा राजस्व आता है, ये एक बात किसी से नहीं छुपी है, क्या दिल्ली मॉडल वो अन्य राज्यों में भी स्थापित कर पाएंगे? देखिए, सही बात आपने कहा कि दिल्ली में राजस्व अगर आता है तो आप देखेंगे जो इनकम टैक्स है वो केंद्र सरकार के पास जाता है, जो सेंट्रल जीएसटी है वो केंद्र सरकार के पास जाती है। अब तक तो एमसीडी चूंकि बीजेपी के पास थी, तो हाउस टैक्स हो, सीवर टैक्स हो, टोल टैक्स हो, सारे टैक्सेस तो एमसीडी ले रही थी, उनके पास थे। कुछ ही हिस्सा जो स्टेट जीएसटी का है वो सरकार के पास आ रहा था। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, नीति और नियत में जब तक सही सामंजस्य नहीं होगा, तो चाहे केंद्र में कोई हो, राज्य में कोई हो, नीति अगर अच्छी है और नियत भी अच्छी है, तो पंजाब भी हम ये जानते हैं आज 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है पंजाब। मैं मानता हूं कि अगर अच्छा राज चला और चलेगा, 3 साल में पंजाब कर्जा मुक्त हो जाएगा। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, जिस तरह की जो है राजनीति कर रहे थे, तो गुजरात में उनको जो है कोई सफलता नहीं मिली, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो भी एक नजरिया है। गुजरात जहां 27 साल से बीजेपी काम कर रही थी और कांग्रेस वहां पैर नहीं जमा पा रही थी, जो 125 साल की पुरानी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली बार कदम रखा और 40,11,000 वोट मिले हैं। यानी कि जो आदमी 40,11,000 बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना विश्वास और अपना मत आम आदमी पार्टी को दिया है। 5 विधायक मिले हैं। पहली बार में इतनी कामयाबी मिलना मेरे ख्याल में शायद किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के शासन को सारे विपक्षी दल जो है कहते हैं कि देश को बर्बाद करने वाला शासन चल रहा है और 2024 में इनको उखाड़ फेंकना है। तो उखाड़ फेंकने की दिशा में आप किस नेता को जो है इस लायक मानते हैं या सक्षम मानते हैं कि जिसके नेतृत्व में अगर चुनाव हो तो विपक्ष जो है मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकता है? देखिए, वैसे तो आप जैसा जानते हैं कि राजनीति इतना अहंकारी, महत्वपूर्ण और अपने होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि मेंढक को तोलने का काम है, तो विपक्ष में इस वक्त जो हालत है, वो चाहे केकड़े कहे या मेंढक को तोलना कि एक को बिठाएंगे दूसरा कूद के बाहर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो राजनीतिक दलों में तो इतना सामंजस्य नहीं है कि वो एक उम्मीदवार चुन लें, लेकिन जनता जनार्दन है और इस जनता ने 76 और 77 के इमरजेंसी के बाद 78 में बता दिया था कि जनता क्या चाहती है। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और राज्यसभा सांसद के चुनाव में भी जो है मनमर्जी करने के आरोप लगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ जो है, मतलब उनको कहते हैं लोग कि ये तानाशाह है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको कहीं ना कहीं किसी आदमी पर तो विश्वास करना होगा और उसके गोल अचीव करने के लिए कुछ चीजें स्ट्रेट लाइन होती हैं। आदमी देखता है कि मुझे यहाँ जाना है। आप खुद देख रहे होंगे, केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक ही बार में करीब 3,000 नोटिस जो है इनकम टैक्स के दे दिए थे। उन सब से भी जूझना पड़ता है और आदमी को ये दिखाना पड़ता है कि सही शासन और सही कामयाबी पाने के लिए कुछ जगह हमें जो है एकाधिकार भी लेना पड़ता है और मैं ये मानता हूँ ये जरूरी भी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल साहब ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब ये घोषणा की थी कि शीला दीक्षित को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे जी, और शीला जी तो अब स्वर्गवासी हो गई हैं, वो उनको सलाखों के पीछे नहीं भेज पाए। इसको क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल ने कोई समझौता कर लिया या जो उन्होंने घोषणा की थी वो निरी बकवास? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि ये सब राजनीति में खेल होते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पहली बार सत्ता में आए थे 2013 में, तो एंटी करप्शन जो ब्रांच थी, एसीबी जो थी, वो एक जांच एजेंसी थी दिल्ली सरकार के पास। लेकिन जैसे ही उसने काम करना शुरू किया तो आपको पता होगा मुकेश अंबानी के ऊपर एक मुकदमा हुआ था बिजली का 8,000 करोड़ का। केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियां दिल्ली सरकार से छीन ली थी। अब बगैर किसी जांच एजेंसी के आप कैसे शीला दीक्षित जी को सजा दिला सकते थे, या वो था, अब तो वो नहीं रही तो मैं ज्यादा उसमें नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन वो शायद इतनी बड़ी चार्जशीट थी क्योंकि कई सालों का उनका राज्य का काम था और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का जो खाल था,
सवाल था, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें काफी समय लगना था। एक आदमी जिसको जो है सारे दिल्ली की जनता ने प्यार और सम्मान दिया, उसके गुरु माने जाने वाले अन्ना हजारे ने स्वयं ये कहा है मीडिया में भी और सार्वजनिक मंचों से भी कि केजरीवाल जो है सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो भी और पार्टियों की तरह जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं अन्ना हजारे जी। लेकिन आप ये मानते हैं कि जब आंदोलन चल रहा था तो केंद्र सरकार ने खुद ललकारा था कि अगर आपको कानून का राज अलग चलाना है या वो है तो संसद में आइए, पार्टी बनाइए, कानून बनाइए, उस तरह से काम कीजिए। तो एक पार्टी बनाना तो बहुत जरूरी था, जिसके विरुद्ध जो है बहुत लोग नाराज थे और पार्टी में उसके कारण टूट भी हुई। कुछ लोग छोड़ के चले गए, चाहे उसमें जनरल वीके सिंह को कहिए, आप किरण बेदी जी को कहिए, स्वामी अग्निवेश को कहिए, अन्ना हजारे जी भी काफी नाराज रहे। लेकिन अब चीजें लोगों की समझ में आ रही हैं, जनता जनार्दन है, इसीलिए देख लीजिए पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब गुजरात में भी पैर आ गया है, गोवा में भी 2 विधायक हैं, तो देश की जनता अपना रही है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल साहब जो है राजनीति कर रहे हैं और जो बहुत से अच्छे लोग भी जो है पार्टी छोड़ के चले गए या उनको हटा दिया गया, क्या ये पार्टी के लिए सही है या इसके लिए इससे पार्टी का जो है नुकसान हो रहा है? देखिए, आखिर में तो आप लोगों को ये आकलन करना ही पड़ेगा कि आदमी जा किस लिए रहा। कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है या उसकी कोई महत्वाकांक्षा है या कहीं मनभेद या मतभेद ऐसे हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जब कोई साथ में आता है तो उससे प्यार भी होता है, उससे 10 चीज़ें हम शेयर भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। जब वो जाता है तो एक कोई नहीं, दोनों को नुकसान होता है, जाने वाले को भी होता है और जिसके पास से जाता है उसको भी होता है। ये तो सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि उसका कहीं ना कहीं खाओ नहीं आता या उससे कोई मतलब आकृति पे ठुरंड नहीं जमता। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है बहुत ही जमीन पे जो है संघर्ष करते हैं, किसानों के मूवमेंट को लेके चलते हैं, लोगों की जो है मदद करने के लिए भी आपका रास्ता जो है कायम करते हैं, डीएम से, एसएसपी से, थाने से, प्रधान से, विधायक से, एमपी से। आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे देश की, वो सही दिशा में काम कर रही है कि सत्ता का जो है दुरुपयोग होता है और सत्ताधारी लोग जो है अपने हिसाब से डीएम और एसएसपी को यूज करते हैं? देखिए, पहले जैसे राजसी परिवार हुआ करते थे, तो एक बार जिसका सिलेक्शन लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में होता है उसको 35 साल के लिए तो राज तिलक हो ही जाता है, ये आप सच्चाई मानेंगे। और जिस तरह से नेताओं को कहा जाता है कि वो 2 कसम खाते हैं, एक कसम वो सदन के अंदर खाते हैं और एक बाहर खाते हैं कि अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करूंगा, इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी करती है। और ब्यूरोक्रेसी में भी आप सच मानिए बहुत विकार आ चुके हैं, बहुत खराब है। और ये जो भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही है, जिसके कारण ये सारी चीजों के जो फैक्टर्स हैं, चाहे आप उसे फाइनेंशियल लॉस कहिए, चाहे मॉरल लॉस कहिए, चाहे जो कहिए, ये सारा जो सिस्टम ढहने को तैयार है ये ब्यूरोक्रेसी के कारण। तो ब्यूरोक्रेसी के कारण जो है सिस्टम ढह रहा है, बावजूद इसके हमारे राजनेता जो है उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है, उसको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के साथ शामिल होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ, देखिए जनता में आप अगर जाके देखेंगे, आज भी बहुत सी जगह ऐसा है कि पारिवारिक राजनीतियां हैं और उन लोगों को शायद उतनी समझ जनता के लिए नहीं है जितनी सत्ता पाने के लिए जी। और वो 5 साल के लिए आते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी 30 और 35 साल के लिए राज तिलक करा कर आई है जी। तो बट नेचुरल है कि पलड़ा तो आज भी ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा हावी है। नेताओं के पास तो सिवाय साइन करने के या उनसे सलाह लेने के दूसरा काम नहीं है। कुछ ही लोग हैं राजनीति में जो जानते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, जैसे दिल्ली की सरकार कर रही है। अक्सर देखने में आया है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं नेताओं को अपने हिसाब से चलाते हैं। नेता जनहित का काम करना भी चाहता है तो प्रोसीजर और फाइलिंग में इतना उलझा देते हैं कि नेता जो है पैदल हो जाता है उन अव्यवस्थाओं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ इसके लिए आदमी का खुद की समझ इतनी होनी चाहिए, वो इतना घिसा पिटा होना चाहिए, उसे इस लॉबी से इतना रगड़ा खाना चाहिए, आईएएस लॉबी से, कि उसे पता हो कि ये कहाँ रोकेगा और कहाँ ये अड़ंगे लगाता है। अगर आपको ये पता हो, जैसे रेल की लाइन कभी 2 मिलती नहीं है लेकिन देखने में वो मिलती है, तो उसे ये पता होता है कि चाहे कहीं तक ये ब्यूरोक्रेसी दौड़ा ले, मुझे ये काम करना है और कराना है। तो आप अंदाजा कर लीजिए। सर, आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब जो है कई बार यूपी के दौरे पे गए और उनको प्रताड़ित किया एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत निराशाजनक यूपी में रहा। तो क्या आम आदमी पार्टी के नेता
योगी की हनक और धमक से डर गए, उनके खिलाफ मुस्तैदी से क्यों नहीं लड़े? देखिए, आप अंदाजा कर लीजिए, मनीष सिसोदिया जी गए थे स्कूल देखने तो नहीं देखने दिया, पूरा प्रशासन किस तरह से लगा था वो आपको पता है। संजय सिंह जी के ऊपर एक ही दिन में राष्ट्रद्रोह तक का मुकदमा हुआ, 19 मुकदमे हुए, तो उन्होंने ललकार के कहा था कि हर जिले में और हर थाने में FIR करा दो, हम डरने वाले नहीं है। आज भी विपक्ष की अगर कोई भूमिका कर रहा है हिंदुस्तान में, वो तो केवल आम आदमी पार्टी और उसी के ही नेता कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने जो है 3 महीने की जो है भारत जोड़ो जो है यात्रा निकाली, इसको आप जो है एक नागरिक की हैसियत से किस नजरिए से देखते हो? एक विपक्षी एकजुटता की नजरिए से किस तरह से देखते हो? या अरविंद केजरीवाल को जो चुनौती मिल रही है राष्ट्रीय लेवल पर, उसकी नजर से जो है क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? ये देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अगर उन्होंने ऐसी यात्रा निकाली है और वो चला रहे हैं उसे, वो दरवाजे पर नमस्ते का उसको नाम भी दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी एक प्रक्रिया है जो हर राजनेता को और हर राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप उसको ये कहें कि इसको हम चुनौती या वो नहीं मानते, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से कहीं तक इस स्तर पे कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है। हमारा रास्ता अलग है, क्योंकि हम तो 10 साल के हैं, हम तो यंग जनरेशन है। वो 125 साल पुरानी पार्टी है और उसमें किस तरह के लोग बचे हैं और किस तरह के लोग उसे चला रहे हैं, ये मेरे से बेहतर आप समझ सकते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है NDA, उसको परास्त करने के लिए चुनाव से पहले कोई बढ़िया गठबंधन बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, और समान समझ वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए, उन्हें कुछ काम करना चाहिए, और ये देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत विपक्ष होना या एक मजबूत पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र राजशाही और हिटलरशाही से नहीं चलता। अच्छा, न्यायपालिका की जो है बात अगर की जाए तो न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। आज की डेट में भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो डिसीजन आते हैं वो किसी न किसी तरह के लोभ लालच में या दबाव में आते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने बिल्कुल सच कह दिया। आज आम आदमी के लिए अदालत में जाना ही एक जुर्म हो गया, और लोअर कोर्ट तक तो कोई जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील की तो आप फीस सुन के ही आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने ब्यूरोक्रेसी की बात कर ली, न्यायपालिका की बात कर ली, अब आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे राजनेता जो विधायिका के स्तंभ हैं, विधायिका के सदस्य हैं, कानून बनाते हैं विधानसभा में और लोकसभा में, उनका जो चरित्र है दिन पर दिन गिरता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि सबको अपनी आय व्यय का ब्यौरा जो है देना चाहिए प्रति वर्ष, तो उस पर क्रियान्वयन मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं और केजरीवाल भी नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने फिर वहीं पर आ जाते हैं हम लोग की नीति और नियत में बहुत फर्क है। हम नीति तो बहुत कुछ करते हैं, आपने भी कई बार सुना होगा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए जो सरकारी स्कूल से आते हैं, लेकिन कोई कभी नहीं करता। नेताओं को हमेशा देना चाहिए। IAS का भी कितनी बार कहा है, एक बार तो बल्कि लिस्ट बनने लग गई थी कि यूपी के 10 मोस्ट करप्ट IAS कौन से हैं। वो सब धीरे धीरे जब सबने देखा कि हमाम में सब नंगे हैं, तो वो सब धीरे धीरे जो है कागजी घोड़े ही रह गए। तो इसका मतलब ये माना जाए कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के जिम्मेदार लोग आपस में जो है तालमेल करके देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि 76 और 77 में इमरजेंसी के बाद जो हाल जनता ने किया था, पूरी कांग्रेस का ओवरहाल किया था, किसी ना किसी दिन तो जनता यहाँ पर भी इस काम को दोबारा करेगी, और उसी उम्मीद में सभी लोग जो लगे हैं, चाहे कुछ लोग बेहतर IAS लॉबी में हैं, चाहे कुछ लोग बेहतर जुडिशरी में हैं। आपने खुद देखा, अब तो चीफ जस्टिस TS ठाकुर आपके बराबर में विज्ञान भवन में ही रोए थे। आपने पहली बार देखा 4 जज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं। आपने खुद देखा कि इन चीजों की जरूरत क्यों आन पड़ी है। अच्छा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में करप्शन, अव्यवस्था और जन विरोधी कार्य करने की जो परिपाटी है, उसको उजागर करने की जिम्मेदारी तो पत्रकारिता की है। आज पत्रकार भी इन्हीं तीनों स्तंभों की गोद में बैठ गए हैं। ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा, इस पर प्रतिक्रिया? नहीं, आप ये ना कहे बैठ गए हैं जी, बिठा लिए गए हैं। आपने देखा जैसे चैनल्स खरीदे गए और किस ने खरीदे, और अब किस तरह से वो मीडिया धड़ाम होता जा रहा है। लेकिन कहीं से ना कहीं से तो नया सवेरा उगेगा ना।
कभी तो काली रात के बाद सुबह होगी। और आप जैसे लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जुडिशरी में भी हैं, जो इस बात में है कि हाँ हिंदुस्तान को बचना है और हिंदुस्तान में कानून का राज होना है, इसकी पूरी प्रतीक्षा अच्छा, केजरीवाल जी के साथ आप हैं तो एक सवाल और, क्या ये चीज सच नहीं है कि केजरीवाल के रहते हुए उनकी पार्टी में आप जैसे मुखर व्यक्ति अगर कोई विचार रखते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसको दरकिनार किया जाता है कि माना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको फिर वहीं पर ले आऊंगा। मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैंने कभी टिकट के लिए मांग नहीं करी। मैं सहारनपुर से जो था विधायक नहीं होना चाहता था, लेकिन पार्टी ने कहा कि सहारनपुर में अगर माहौल बनना है तो आपको 7 सीट पर चुनाव लड़वाना हो। ये ठीक है कि हम 6 सीट पर लड़ पाए, गंगो वाले हमारे नहीं आ पाए उम्मीदवार। आखिरी समय में उन्होंने कहा कि पार्टी का इतना वो नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप जनता में हैं और जनता का काम कर रहे हैं और आपका कोई ऐसा विचार है जो देश हित में है, पार्टी हित में, या उसमें हर हाल में उस पर संज्ञान लिया जाता है। और अगर हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल को योगेश दहिया से मजबूत आदमी अभी सहारनपुर में नहीं मिला है, इसलिए ये उनको लेके वो चल रहे हैं, मिलते ही वो उनको बदल देंगे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप समझ लीजिए, हर आदमी आपकी मेहनत और काम को देखता है। अगर आपने लाइन इतनी लंबी खींची हुई है तो दूसरे को उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। और अगर आप ईमानदारी से लाइन खींच रहे हैं तो किसी दूसरे में नहीं हिम्मत है कि वो उस लाइन को छोटी कर दे। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप जो है इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे सहारनपुर से, तो आपके उस क्षेत्र के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए क्या मुद्दे रहेंगे वो बताइए। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि इस वक्त इतने विकार आए हुए हैं और इतनी बुरी तरह से हर आदमी त्रस्त है, चाहे पुलिस से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे उससे हो। और आलम यह है कि भ्रष्टाचार ने बिल्कुल व्यवस्था चरमराई। मेरे यहाँ घाट क्षेत्र है, घाट क्षेत्र में 27,000 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें से चांदमारी के लिए, मिलिट्री प्रशासन के लिए करीब 15,000 हेक्टेयर जमीन दी हुई थी। अब वहां वन विभाग ने पता नहीं कैसे और प्रशासन ने पूरी की पूरी बेल्ट को मिलिट्री को चांदमारी के लिए दे दी। वन गुजरों का कोई पुनर्स्थापना नहीं है, कोई पुनर्वास नहीं है, कुछ नहीं है। और उनको एक तरफा हिटलरशाही में कह दिया कि जंगल छोड़ दो वरना यहाँ गोले बारूद से मारे जाओ। तो उनका एक वो करना, वन कानून, वन अधिकार नियम जो 2006 से बने हुए हैं, उनका पालन कराना, वो बहुत बड़ा काम है। उसी घाट क्षेत्र में जल समस्या एक बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, चिकित्सा एक बहुत बड़ी चीज है। उससे नीचे अगर आप आ जाए तो हमारा सहारनपुर के अंदर पॉपुलर और यूकेलिप्टिस का बहुत भयंकर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन सहारनपुर में भी एक भी इंडस्ट्री नहीं है। और सहारनपुर से जमुना कूदते ही 1000 इंडस्ट्री प्लाईवुड की हरियाणा में। उससे आगे अगर आप चलें तो गन्ने का पूरा क्षेत्र है। वो गन्ने को आप नकदी फसल कहते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि गन्ने से ज्यादा उधारी फसल कोई नहीं। मैं बजाज शुगर मिल का काश्तकार, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, जबकि 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के लिए ये कहकर वोट मांगने आए थे कि इन्हें दोबारा बना दीजिए, इन्हें बना दीजिए, 14 दिन में भुगतान कराऊंगा कानून से। 14 दिन छोड़ दीजिए, 14 महीने में भुगतान नहीं हो रहा। आप अंदाजा कर लीजिए, पिछली बार पिछली योजना में जो योगी वन रूल था, 4 साल तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ा था। इस बार हालत ये है कि सीजन खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल आखिर में आके योगी जी ने कहा कि गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ना, 350 रुपए क्विंटल है। और ये तब है कि आपका एक स्टेट कूदते ही 100 किलोमीटर सहारनपुर से कूदते ही पंजाब ने इस बार 380 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पंजाब की रिकवरी सहारनपुर और यूपी से 0.25% कम है, यानी कि 0.2 किलो चीनी वहां प्रति क्विंटल कम मिलती है। 0.2 किलो चीनी आज 70 रुपए की है। तो इसका मतलब हमें 450 का रेट बिल्कुल जायज है और हर हाल में मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की कोई नीयत नहीं है। शायद उन्हें पार्टी फंड ज्यादा प्यारा लगता है, शायद उन्हें भ्रष्टाचार बेहतर लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काम हो। धन्यवाद।